Welcome to the presentation on QRMP scheme of GST. QRMP यानी कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। कुछ समय से जीएसटी में एक लगातार इनोवेटिव काम जो चला है वो ये चला है कि टैक्स पेयर के लिए किस तरीके से इसको और आसान बनाया जा सके। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि स्मॉल टैक्स पेयर्स डिफॉल्ट ज्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां ज्यादा बढ़ रही थी लेट फीस के लिए प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, चाहे वो इनवॉइसेस को अपलोड करना हो बी टू बी के लिए, चाहे उनकी मंथली पेमेंट सिस्टम पर हो। क्योंकि जीएसटीआर 3 भी हर मंथ में जारी थी, उनको पूरा समय नहीं मिल पा रहा था। तो इसी स्टेप को आगे ले जाते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर एक रिलीफ दी गई है स्मॉल टैक्स पेयर्स को जीएसटी की 42nd मीट में, जो कि 5 अक्टूबर 2020 को हुई, जहां पर उन्होंने इसको प्रपोज करा कि एक क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग सिस्टम बनाया जाए स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, और उस स्कीम का उन्होंने नाम दिया QRMP यानी कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। सबसे पहली चीज इस बारे में यह है कि यह स्कीम टोटली ऑप्शनल है। यह जरूरी नहीं है कि आपको इस स्कीम में आना ही आना है, और ये स्कीम जो है ये इफेक्टिव है 1 जनवरी 2021 से। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास में बनकर आती हैं इस स्कीम के अंतर्गत। रेलेवेंट नोटिफिकेशंस जो है, टोटल 5 रेलेवेंट नोटिफिकेशंस हैं इस चीज के। सबसे पहली नोटिफिकेशन है 81/2020 सेंट्रल टैक्स की 10 नवंबर 2020 की। ये वाली रेलेवेंट नोटिफिकेशन सारी की सारी जो है वो 10 नवंबर 2020 की है। तो नोटिफिकेशन 81/2020 अमेंडमेंट करती है सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1, 2 और 7 को। नोटिफिकेशन 81/2020 13th अमेंडमेंट टू द जीएसटी रूल्स 2017 को अमेंड करती है। नोटिफिकेशन 84/2020 नोटिफाई करती है क्लास ऑफ पर्सन जो कि प्रोविजो 239(1) में आएंगे, यानी कि जो इसमें एलिजिबल बनेंगे। 85/2020 नोटिफिकेशन नोटिफाई करती है स्पेशल प्रोसीजर को फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन द फर्स्ट 2 months ऑफ अ क्वार्टर। और एक सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर नंबर था सर्कुलर 143/13/2020, जो एक्सप्लेनेशन देती है इस स्कीम के बारे में कि इस स्कीम को किस तरीके से एडमिनिस्टर करा जाएगा और किस तरीके से आप इसमें रोल इन या रोल आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं 39(1) सीजीएसटी एक्ट में पहले में जो एग्जिस्ट करता था, यानी कि 9 नवंबर 2020 तक जो एग्जिस्ट करता है, और जो नोटिफिकेशन आने के बाद में चेंज आया है, दोनों में फर्क क्या है। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन थी वो कहती है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or 52 shall for every calendar year or part thereof furnish in such form and manner as may be prescribed a return electronically of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid, and such other particulars as may be prescribed on or before the 20th day of the month succeeding the calendar month of part thereof। अब इतनी बड़ी चीज में देखो, जब लॉ लिखा जाता है ना, तो लॉ को एक साथ अगर आप कभी भी पढ़ोगे तो दैट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि लॉ कभी भी सीधी भाषा में नहीं लिखा जाता है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन में आपको कॉमा, फुल स्टॉप, ब्रेक्स दे देकर अगर आप उसको जोड़ जोड़ कर पढ़ोगे, तो अभी जो हमने ये चीज पढ़ी उस स्कीम का सीधा सा मतलब ये है जो आज तक आप करते आए हो, कि आप अपने इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में अपनी डिटेल भरते आए हो, ठीक है, अप टू द 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, हर महीने के अगले महीने की 20 तारीख को, ठीक है, जिसको हम जीएसटी 3B में बोलते थे। आप अपनी आउटपुट भी बताते थे, आप अपनी इनपुट भी बताते थे, ठीक है। सेक्शन 10, 51, 52 के अलावा सेक्शन 10 के आगे सेक्शन 10 हो गया जो हमारे कंपोजिट डीलर है, जो कंपोजिट रजिस्ट्रेशन आते हैं। सेक्शन 51 क्या होता है? सेक्शन 51 होता है जो हमारा डिडक्शन ऑफ
टैक्स एट सोर्स जो जीएसटी का टैक्स एट सोर्स होता है, ठीक है, उसके लिए है। और सेक्शन 52 स्पेसिफिकली होता है कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जो कि आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर चलता है। अब इस चीज को मॉडिफाई जब कर कर लेकर आए तो अब क्या मॉडिफिकेशन आई, अब कहते हैं एवरी पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रीवियस सेक्शन 10, 51, 52, यानी कि इन लोगों को पहले भी ये बाहर ही थे, अभी भी ये बाहर ही है, इनमें कहीं चेंज नहीं आया है। यानी कि इस स्कीम के अंदर भी ये स्कीम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन या पर्सन जो कि कॉम्पोजिट डीलर है या जो एक्सक्लूसिवली आपका टीडीएस या टीसीएस जीएसटी के कर्म है, उनके अलावा फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फर्निश रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली of inward and outward supply of goods or services, input tax credit availed, tax payable, tax paid, and such particular in such manner and within such time as may be prescribed। तो यहां पर डेफिनेशन चेंज करना, ये स्कीम को जब लेकर आए तो यहां पर इन्होंने चीज करी कि जो स्कीम के अंडर आपको फॉर्म और मैनर दिया जाएगा उसको उस तरीके से चेंज कर कर चलेंगे। और फर्दर पावर दे दी गवर्नमेंट को that the government may on the recommendations of the council notify the class of registered person who shall furnish return for every quarter or part thereof subject to such conditions and restrictions as may be specified। Now form and manner of furnishing the return under section 39(1) amended rule 61 subsection 6 of the CGST rules। अब ये क्या कहता है, ये कहता है रजिस्टर्ड पर्सन जिनका कि टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करता है 5 करोड़, तो उनकी ड्यूटी तो वहीं की वहीं पर 20 ऑफ द फॉलोइंग मंथ है, उसमें कहीं चेंज नहीं है, ऐसा ही होता है। अब रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 करोड़ रुपए and whose principal place of business is in the states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Union Territories of Daman and Diu, Dadra, Nagar Haveli, Pondicherry, Andaman and Nicobar Islands और लक्षद्वीप, इस क्लास ऑफ कैटेगरी के लिए ड्यू डेट बनाई गई 22nd ऑफ द फॉलोइंग मंथ। और बाकी जो बच गए यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 करोड़ एंड हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, राइट, झारखंड और उड़ीसा एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, इनके लिए रखी गई है 24th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। बड़ी सीधी सी बात है, जब तक अपनी स्टेट के बारे में आपको याद नहीं हो जाता, आप हमेशा से इस चार्ट के बारे में देखकर चल सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर डेट पर फॉलो करते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट यह आता है कि हु इज एलिजिबल अंडर द क्यूआरएमपी स्कीम। नाउ नोटिफिकेशन 84/2020 डेटेड 10 नवंबर 2020, जो हमने सबसे पहले वाले स्लाइड में देखा था। Registered persons having an aggregate turnover up to 5 करोड़ in the previous financial year, यानी कि पहली चीज ये बनकर आई कि जो असेसी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो ही सिर्फ इस स्कीम में आएंगे। अब टर्नओवर का एग्रीगेट जो है वो क्या होगा, अब ऐसा है, ये तो आपको सबको पता है कि जीएसटी आने के बाद में आप अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के ऑफिसेस जितनी जगह पर भी खोलते जाएंगे, जिस जिस स्टेट में खोलते जाएंगे, आपको स्टेट वाइज जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर का यहां पर मतलब होता है कि एग्रीगेट टर्नओवर इज टू बी टेकन पैन वाइज, दैट इज सम ऑफ द टर्नओवर अंडर ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ऑल टुगेदर। सब जगह का टर्नओवर मिलाकर आप देखोगे, अगर आपका सब जगह का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, आप इस स्कीम में एलिजिबल हो। अब यह बात हुई एलिजिबिलिटी की। एलिजिबल होने के बाद में आप ऑप्शन स्टेट वाइज ले सकते हो। कहने का मतलब है आपके 4 जगह पर ऑफिसेस थे, लेट अस से आपका दिल्ली में एक ऑफिस है, एक उत्तराखंड में है, एक हिमाचल प्रदेश में और एक पंजाब में। आपकी सब स्टेट्स का टर्नओवर मिलाकर जो है वो 3 करोड़ रुपए होता है, तो आप इस स्कीम में एलिजिबल हो सकते हो। अब आपने अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कहा कि यार एक काम करते हैं, उत्तराखंड में मैं क्यूआरएमपी ले लेता हूं, आई विल पे द टैक्सेस ऑन मंथली बेसिस, फाइल द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस।
दिल्ली में आपने बोला कि नहीं, मैं इस स्कीम में नहीं आना चाहता, तो आप ऐसा सिलेक्टिव बेसिस कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं वंस एलिजिबल द स्टेट वाइज ऑप्शन कैन बी अवेल्ड फॉर QRMP. Now, what is the effective date of this scheme? The effective date is 1st of January 2021. नए साल का तोहफा है, नए साल के लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दी है इन्होंने स्मॉल टैक्स पेयर्स को। Who is not eligible for this scheme? अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इस स्कीम में कौन एलिजिबल नहीं है। तो जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा, बार बार पढ़ा, 5 करोड़ से नीचे वाले ही एलिजिबल है। तो उसका निष्कर्ष सिंपल सा निकला, रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़, राइट, ड्यूरिंग एनी क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, वो तो है ही नहीं। प्लस जिनका पिछले प्रीवियस ईयर का टर्नओवर ऑलरेडी 5 करोड़ है, वो भी नहीं है, राइट। मैनर ऑफ ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम, न्यू रूल 61A। अब देखिए क्या कहता है, ये ऑप्शनल है। हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है सबके लिए जो आ भी रहे होंगे इस कैटेगरी के अंदर। हाँ, ये चीज जरूर हुआ था कि ऑप्शन इज टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द GST पोर्टल। ये ऑप्शन GST ने खुद कर दिया कि उन्होंने ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट माइग्रेशन कर दिया पोर्टल पर एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्संस के लिए। जो उस एलिजिबल क्लास में नहीं रहना चाहते वो उस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। Now, the option to join the scheme will be available throughout the year. So when we say that the option to join the scheme is available throughout the year, it also means that the option to opt out of the scheme is also available throughout the year. Timeline for option of QMRP कब कब आप कर सकते हैं? सिंपल भाषा में अगर बोले तो 2 months before या 1 month after the start of a quarter। कहने का मतलब पहला क्वार्टर आपका अप्रैल से जून, ठीक है, तो आपको ऑप्ट कब कर देना है? आपने अगर इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हो तो आपने 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल, यानी कि देखिए ना, क्वार्टर कब स्टार्ट हो रहा है? क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से जून। अप्रैल से 2 महीने पहले क्या होते हैं? 1st ऑफ फरवरी, ठीक। और अप्रैल के 1 महीने बाद जो 30 डेज का पीरियड कब एंड करता है? वो एंड करता है 30th ऑफ अप्रैल को। तो आपके पास में जो टाइमलाइन है इस स्कीम के अंदर आने के लिए या जाने के लिए, वो बनेगी रेलेवेंट क्वार्टर स्टार्ट होने के 2 महीने पहले या उसका पहला महीना खत्म होने तक। तो जैसे कि आपने देखा अप्रैल से जून में आपका टाइम लिमिट है 1st फेब टू 30 अप्रैल। जुलाई से 2 महीने पहले क्या आता है? 1st ऑफ मई। और जुलाई खत्म कब होता है? 31 जुलाई। तो टाइम पीरियड बना मई से जुलाई। अक्टूबर से 2 महीने पहले कब आते हैं? 1st ऑफ अगस्त। और खत्म कब होता है? 31st ऑफ अक्टूबर। और जनवरी से मार्च का जो है वो 2 महीने पहले कब आते हैं? दैट कम्स इन 1st ऑफ नवंबर। और 30 डेज कब खत्म होते हैं? 31st ऑफ जनवरी। Conditions for opting the QRMAP scheme: return for the preceding month as on the date of exercising the option has to be furnished। इसका मतलब ये देखो, अगर आपने स्कीम के लिए फायदा लेना है, आपको अपनी रेगुलर जो पुरानी फाइलिंग है अपडेट करनी है। Once the option is exercised, it will continue to remain until it is changed for the taxpayer or the taxpayer becomes ineligible। अब ineligible कैसे हुआ? Eligible हो गया भाई, वो उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया, इनएलिजिबल एसएससी क्लास। और या वो खुद चेंज कर ले। खुद चेंज करने के लिए भी क्या चीज है? टाइमलाइन आपके पास में 2 months बिफोर और 1 month आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर। उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप कभी भी स्कीम के अंदर आया जा सकते हो, करेक्ट। तो टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शंस को जो हमने पढ़ा उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि सबसे पहला क्वार्टर आपका ये है अप्रैल से जून, तो ये आप 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक करेंगे। सेकंड क्वार्टर आपके पास में आया अप्रैल टू जुलाई टू सितंबर, ये आप 1 मई से 31 जुलाई तक करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर में इसका 2 months बिफोर यानी कि अगस्त, और यहां पर आपका 31st ऑफ अक्टूबर। और जनवरी से मार्च के क्वार्टर में 2 months बिफोर यानी कि 1st ऑफ नवंबर एंड 1 month आफ्टर द स्टार्ट यानी कि 31st ऑफ जनवरी। आपके पास में टाइम लिमिट ये बनकर आएगी ये स्कीम में ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने के लिए। नाउ माइग्रेशन टू द QRMP स्कीम।
For the first quarter of the scheme, the following deeming option is prescribed for taxpayer who have filed October 20 GSTR 3B on और बिफोर 30 नवंबर 2020। अब देखिए इस वाली कैटेगरी में वही लोग जो है ऑटोमेटिकली माइग्रेट हुए हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल कर दी थी। अब देखिए क्यों, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, ये डेट रिलेवेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। अक्टूबर की रिटर्न कब फाइल होती है? नवंबर में। 3B, अक्टूबर की 3B जो है वो नवंबर में जाएगी। अब यहां पर आप देखो आपके पास में स्कीम कब से चालू हो रही थी? 1 जनवरी 2021। तो स्कीम में आने के पहले 2 मंथ्स बिफोर का टाइम क्या हुआ? नवंबर। बट एज अ फर्स्ट टाइम ऑप्शन में बोला कि ठीक है, हम माइग्रेट करने के लिए ये चीज काम कर रहे हैं जिन लोगों की रिटर्न 30 नवंबर तक पूरी फाइल हो चुकी है, हम उन लोगों को ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर ले जाएंगे QRMP स्कीम में। तो वो किस तरीके से बनी? रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ एंड who have furnished from GSTR1 on quarterly basis in the current financial year, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो हम बात कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल 2021, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से जो 31 मार्च 2021 में फाइनेंशियल ईयर चला, तो उसके लिए डीमिंग ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्वार्टरली आ गया। Registered person having aggregate turnover up to 1.5 crores and who have furnished GSTR1 on monthly basis in the current financial year, deeming option उनके लिए monthly return. Registered person having aggregate turnover more than 1.5 crores and up to 5 crore rupees, quarterly return का फायदा यहाँ पर ले सकते हैं, deeming option उनके लिए ये बनकर आएगा। Taxpayers who wish to change the default option should do so between the 5th of December to 31st of January, यानी कि फिर से यहां पर देखिए ऑप्ट आउट करने का टाइम आपके पास में 31st ऑफ जनवरी ही बनकर आया था। अब पेमेंट ऑफ टैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका यहां पर जो है अमेंडमेंट जो करा है CGST एक्ट में बाय नोटिफिकेशन ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 37, वो ये था कि पहले पुराने में क्या कहता था, जो कि पहले एग्जिस्ट करता था अप टू 9th ऑफ नवंबर, क्योंकि 10th में नोटिफिकेशन आया, चेंज हो गया। Every registered person who is required to furnish a return under subsection 1 or 2 or 3 or 5 shall pay to the government the tax as per such return not later than the last date on which he is required to furnish the return. करेक्ट। अब फर्निश द रिटर्न क्या था? फर्निश रिटर्न तो हर महीने की उस तरीके से चलकर आ रही थी भाई, अप्रैल की मई थी, मई की जून, जून की जुलाई, क्योंकि 3B तो मंथली आपकी चली आ रही है। सेक्शन 39 का सबसेक्शन 7 अमेंड कर उन्होंने ये चीज कर दिया कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 अदर देन द पर्सन रेफर्ड टू द प्रोविजो देयरऑफ और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 shall pay to the government the tax as per such return not later than the last date on which he is required to furnish return, provided that every registered person furnishing return under the provision to subsection 1 shall pay to the government the tax due in taking into account inward and outward supplies of the goods or services or both, input tax credit, avail tax payable and such other particular during a month in such form and manner and within such time as may be prescribed. तो शॉर्टकट में मतलब यही बनकर आया। आप जो टैक्स कैलकुलेट करने के बारे में बात कर रहे हैं, वो टैक्स कैलकुलेट जैसा आप करते आ रहे हो, अपना इनपुट लिया, आउटपुट सप्लाई लिया, ठीक है, अवेल्ड, उसका जो भी टैक्स पेबल बनकर आता है उसको आप मंथली बेसिस पर अंडर सच रूल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। और आप जो लोग हैं जो कि रिटर्न फर्निश कर रहे हैं सबसेक्शन 2 में, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द टर्नओवर ऑफ द यूटी और द स्टेट, इनवर्ड सप्लाईज और गुड्स और सर्विसेज और बोथ, and such particular during a quarter in such manner and form and manner and within such time as prescribed. तो यहां पर लाकर देखो अल्टीमेटली क्या करा, जो एक वेस्टेड एक एक्ट था उसको अब आपने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक ऑप्शन आपने दे दिया उन लोगों के लिए जो कि क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करने के लिए पेमेंट मंथली करेंगे, रिटर्न क्वार्टरली जाएगी, और एक एग्जिस्टिंग जैसा लोग चल रहे हैं वो उसी स्कीम में एग्जिस्टिंग स्कीम का ही फायदा लेते हुए चले।
अब आप ये देख कर चलिए मंथली पेमेंट उन्होंने किस तरीके से बोला है। मंथली पेमेंट फॉर M1 M2, M1 इज मंथ 1 एंड मंथ 2। सबको पता है एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वार्टर आपका है जनवरी फरवरी मार्च, अगला आ गया आपका अप्रैल मई जून एंड सो ऑन। अब हम पहले वाले का ऑप्शन लेकर चलते हैं, लेट अस से जनवरी फरवरी मार्च। अब इस स्कीम का फायदा और बेनिफिट क्या है ईज में, आप वो समझ के चलिए। पहली चीज, मंथली पेमेंट ऑफ M1 एंड M2। रिटर्न अभी तक आपको आदत थी कि आपने रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर, सॉरी मंथली बेसिस पर 3B को फाइल करना है, ठीक है। अब सोचकर चलिए कि कैलकुलेशन तो पूरी करेंगे, टैक्स भी पे करेंगे, लेकिन सिर्फ 3B की फाइलिंग जो है वो डेफर होकर मंथली से आपकी हट के क्वार्टरली चली गई। अब जब ऐसा क्वार्टरली का फायदा होना, कुछ तो सरकार भी आपसे मांगेगी। तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा मंथ 1 और मंथ 2, यानी कि अप्रैल और सॉरी जनवरी और फरवरी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। तो जैसा आप करते हो आपने वही काम करना है। आपने मंथ का पूरा आउटपुट बनाया और आपने उसका इनपुट बनाया, ठीक। आपने देखा आपका क्या टैक्स बनकर आता है आफ्टर द आउटपुट माइनस एलिजिबल इनपुट, और वो जो अमाउंट निकल कर आया वो आपने जमा कर दिया मंथली बेसिस पे। हर महीने की फॉलोइंग मंथ की 25 तारीख से पहले पहले आपको जमा कर देना है। इस मेथड को हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड, जो ये सेकंड वाले पोर्शन में लिखा हुआ है, दिस पोर्शन, सेल्फ असेसमेंट मेथड। आपने खुद असेस कर लिया, कैसे करा? एक्चुअल लायबिलिटी ड्यू ऑन इनवर्ड एंड आउटपुट सप्लाईज आफ्टर कंसिडरिंग अवेलेबल आईटीसी एज पर GSTR 2B, ठीक है। आपने रियल टाइम असेसमेंट कर दिया। दूसरा, इस स्कीम में कुछ लोगों ने यह कहा कि अगर इतनी ही कसरत करनी थी तो फिर मंथली रहने देते, क्वार्टरली करने की क्या जरूरत थी। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। वो बात अलग है कि लोग अभी ये नहीं पहचाने इस चीज को कि बहुत सारे स्मॉल टैक्स पेयर की GSTR 3B ही डिफॉल्ट में है। तो जो आप 3B की लेट फीस देते आ रहे हो ना, जो 12 रिटर्न की 3B की लेट फीस थी, उसको कॉम्पैक्ट कर कर उन्होंने एक क्वार्टर में बना दिया। अब लेट फीस रिटर्न की जो लगेगी फाइलिंग की, वो क्वार्टरली के हिसाब से कैलकुलेट होगी। हां, जो टैक्स आप पहले भी देते थे वो अगर आप टाइम से पे नहीं करोगे तो उसके ऊपर सरकार आपसे इंटरेस्ट जरूर लेगी, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 18% फॉर द नंबर ऑफ डेज डिफॉल्ट। तो जिन लोगों ने कहा भाई हमें तो ऐसा, हम क्यों करें, हम तो 3 महीने में एक बार कैलकुलेशन करेंगे, हमें भी तो कुछ ईज चाहिए, हमें भी सांस लेने के लिए मौका चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप फिक्स्ड सम मेथड में पे कर दो। बोले ये फिक्स सम क्या है? उन्होंने कहा सिंपल सा है, आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो हम आपको कैलकुलेट कर देंगे आपके पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे। तो वो पास्ट बिहेवियर क्या है? फिक्स सम मेथड अगर आप देखो, अगर आपने इससे प्रीसीडिंग रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करी थी, यानी कि जो इससे पुराना वाला आपका क्वार्टर खत्म हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसकी रिटर्न आपने क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करी थी, तो वो कहता है कि 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर का जो भी टैक्स है उसका 35%। कौन से पोर्शन का? आउटपुट का नहीं कह रहा है एक्ट। एक्ट कहता है 35% ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश। मान लेते हैं आपके पिछले क्वार्टर में, सबको जोड़कर देखते हैं, 300 रुपए का आउटपुट था, उसमें से 200 रुपए का इनपुट था, तो आपका एक्चुअल अमाउंट पेड इन कैश कितना आया? 100। तो यहां पर आपको चुपचाप से 100 का 35% फिक्स सम मेथड में हर मंथ के लिए जमा कर देना है, फॉर मंथ 1 एंड मंथ 2। ध्यान दो, इसमें मंथ 3 नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मंथ 3 तो रियल आपका असेसमेंट बन गया ना, वहां तो प्लस माइनस सारी कैलकुलेशन करनी है, वहां पर आप फिर हाइपोथेटिकली डीम्ड कोई टैक्स जमा नहीं करोगे। सेकंड, अगर आपने प्रीवियस क्वार्टर जो था, ठीक है, वो मंथली बेसिस पर आप रिटर्न फाइल कर रहे थे अपनी,
तो उस मंथली बेसिस का लास्ट जो भी महीना था उसका 100% अमाउंट पेड इन कैश, यहां पर भी इन कैश वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस पेमेंट की बात कर रहे हैं जो आपने उस मंथ के लिए कैश में पेमेंट करी थी, उसका आपको यहां पर 100% जमा कर देना है। तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा आसान है जो लोग रेगुलरली अपनी किताबों को मेंटेन नहीं करते हैं, जैसे कि स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, वो हर महीने अपनी अकाउंटिंग नहीं कर पाता कई बार, क्योंकि कई जगह पर उनके कोई रेलेवेंट अकाउंटेंट ही नहीं है। तो उनके लिए उन्होंने क्या बोला कि ठीक है भाई, आप टैक्स अभी ऐसे से जमा कर दो, और अगर आप नहीं मतलब नहीं लेना चाहते खुद का फायदा, अब ये तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन जैसा कि आपको पता है हर जगह होता है, रूल बनने के बाद में भी उसको फॉलो लोग नहीं करते। तो लोगों ने क्या करा, ना तो सेल्फ असेसमेंट में पैसे जमा करें मंथली 1 और 2 के, और ना ही फिक्स सम में पैसे जमा करें। तो क्या होगा, तो बिल्कुल वही होगा जो सरकार हमेशा करती है, आपने डिफॉल्ट कर दिया है इस स्कीम के अंडर, तो आपसे लेट पेमेंट जब भी आप करेंगे उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये चीज देकर ध्यान दीजिए, लेट फीस फाइलिंग के लिए जो है वो अलग है, वो फाइलिंग से रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए सिर्फ आपको जो ध्यान देना है वो है कि इंटरेस्ट पोर्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। द इंटरेस्ट विल बी एट द रेट ऑफ 18% बेसिस द नंबर ऑफ डेज डिफॉल्ट। और मैनर ऑफ पेमेंट, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, द ड्यू डेट फॉर मेकिंग द पेमेंट बाय वे ऑफ, एक चलान बनाया इन्होंने PMT 06। ठीक है, अब ये PMT 06 की जो एक क्वार्टरली एक पेमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो बताते हैं किस तरीके से। तो आपको जो M1 M2 है वो अगले महीने की 25 तारीख से पहले पहले जमा करना है। यानी कि जनवरी का जो महीना खत्म हुआ उसमें हमने प्लस माइनस जो भी करा, चाहे फिक्स्ड मेथड लीजिए चाहे सेल्फ असेसमेंट मेथड लीजिए, आपको 25 फरवरी से पहले पहले जमा कर देना है। अगर आपने कर दिया तो आप बच गए। उसी तरीके से फरवरी जो है, फरवरी कब तक कर देना आपको, 25 मार्च से पहले पहले। अब मार्च के रिटर्न की ड्यू डेट अभी हम देखेंगे, तो उसमें तो आपको सब कुछ प्लस माइनस कर फुल एंड फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जमा कर देना है। Now the deposit is made in first 2 months cannot be used for any purpose till the filing of the return for the quarter। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, आज की डेट पर आप जब पोर्टल पर जाते हो और चालान जनरेट करते हो तो चालान आपसे पूछता है आप चालान क्वार्टरली रिटर्न वाले पेमेंट के लिए कर रहे हो या आप अदर्स के लिए कर रहे हो। अगर आपने चालान जमा कर दिया क्वार्टरली रिटर्न के लिए तो फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। वो पैसा सिर्फ आपकी क्वार्टरली जो QRMP की रिटर्न जाएगी, वहां पर अगर यूज हो गया तो ठीक है, अगर बच गया तो तब जाकर ही वो दूसरे पर्पस के लिए खुलेगा, जिसको आप आगे के लिए यूज करो, या आप उसको लेट फीस पेमेंट यूज करने के लिए करो, या फॉर एनी अदर पर्पस यू कैन यूज इट। तो यहां पर इसलिए कहता है डिपॉजिट इन द फर्स्ट 2 मंथ्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस टिल द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न फॉर दैट क्वार्टर। Now, special procedure for payment of tax in the first 2 months is not available for those who have not furnished the return for the complete tax period in the preceding month। तो यहां पर देखिए आपको इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत सिंपल चीज बोली, क्यों लेट फीस देना चाहते हो, अपनी पुरानी रिटर्न को तो कम से कम यार कंप्लीट करोगे, तभी तो आप इस टैक्स का फायदा उठा पाओगे, राइट। सो दिस एज सिंपल एज टू से क्लास 9th ठीक से पास कर आओगे कभी, तभी जाकर जो है क्लास 10 में बैठने का तुम्हें मौका मिलेगा। दैट इज द टैक्स पेयर मस्ट बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एंड टिल द लास्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड। अब नो डिपॉजिट इज टू बी मेड। अब डिपॉजिट की कब कब जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास पहले से बैलेंस कैश में पड़ा हुआ है। भाई QRMAP स्कीम आने से पहले भी तो कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस हो सकता है किसी का, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास में पहले से क्रेडिट लेजर एडिक्वेट पड़ा हुआ है तो भी आपको जो है पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये चीज तो बहुत सिंपल सी स्कीम है, अच्छी स्कीम है क्योंकि इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल सा बोला, आपके टैक्स के पैसे बनते हैं, अगर आपके पास में पहले से इनपुट है या कैश में पैसे पड़े हुए लेजर में तो आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास में नहीं पड़े हुए थे, ठीक, तो जितना भी आपका आउटपुट बनता है उसमें से इनपुट माइनस कर कर जो बचता है वो आप यहां पर जमा करा दीजिए। The balance in the cash credit ledger is adequate for the cumulative tax due for the first and second month, or there is a nil
टैक्स लायबिलिटी। अब जब फॉर्म और मैनर की हमने बात करी तो यह रजिस्टर्ड पर्सन के लिए फाइलिंग की क्या डेट बनी 3B के लिए। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि ऑप्ट कराई नहीं जिन्होंने, तो उनके लिए तो जो पुराना वाला जो अगर याद करो तो उसमें क्या चला रहा था 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो यहां पर पहला आ गया 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, आपको यहीं पर चला गया। रजिस्टर्ड पर्सन जिनका की प्रिंसिपल प्लेस ऑफ पीपीबी मींस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो हमने पहले पढ़ा था, पहली वाली स्लाइड पढ़ी थी, 22nd ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। और जो ये तीसरी कैटेगरी है जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में है, उनके 24th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहां पर 24th ऑफ द फॉलोइंग मंथ से पहले पहले आपका हो जाना चाहिए। कंफ्यूजन है 25th एंड 24th एंड 22nd। देखिए फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के लिए पेमेंट करने का टाइम 25 तारीख है अगले महीने की, तो वहां पर आपको एक रिलैक्सेशन दे दिया। अब यहां पर कहीं ना कहीं पर तो आपको टाइम लिमिट में कंफर्म करना पड़ेगा। नाउ फाइलिंग ऑफ द क्वार्टरली रिटर्न इन जीएसटीआर 3B। 3B will contain the detail of the supplies made during the quarter, ITC availed during the quarter। बिना उसके सरकार कैसे आपको परमिट कर देगी। The amount deposited in cash ledger in the first 2 months will be debited while offsetting the liability in the quarterly 3B। ठीक, तो यानी कि जो आपने पहले 2 महीने में पैसे जमा करे हैं उसकी लायबिलिटी जो पैसे हैं वो फाइनल लायबिलिटी से माइनस कर दिया जाएगा। Any amount lying in the balance in cash ledger can be used for subsequent quarter or can be claimed as a refund only after filing the quarterly 3B। ये वाला ऑप्शन वही है जो हम अभी बात कर रहे थे कि अगर आपने 3B में पैसे क्वार्टरली बेसिस के लिए जमा करे हैं तो वो पैसे आपके फर्स्ट 2 मंथ्स के ब्लॉक हो जाएंगे जब तक आप उस रेलेवेंट क्वार्टर की 3B फाइल ना कर लो, वो और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। Now, if the registration is cancelled during the first 2 months of the quarter, the taxpayer is still required to file the quarterly 3B। माफी नहीं मिलेगी आपको। ठीक, अब आउटवर्ड सप्लाईज क्या करना है। आउटवर्ड सप्लाईज टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 1 आइदर मंथली और क्वार्टरली। एक नई फैसिलिटी स्टार्ट करी है IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, प्रोवाइडेड लोग इसका फायदा उठाएं और टाइमली इस चीज से करें। एक तरीके से मानकर चलिए क्या था कि एक मिसमैच इनपुट का, देखो सबको पता है कि एक है इनपुट, ठीक है, एक है एलिजिबल इनपुट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको इनपुट आपके हिसाब से कितना है वो एक अलग चीज है, आप एक्चुअली में एलिजिबल कितने हो ये एक एंटायरली डिफरेंट चीज है। अब यहां पर मिसमैच किस तरीके से था जो कि गवर्नमेंट के पास में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आया था, वो ये है, लेट अस से मैं किसी से कुछ सामान खरीदता हूं, उसने मेरे को बिल दिया, उसने मेरा जीएसटी नंबर भी दिया, उसने मेरे को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर दी, मैंने उसको प्रॉपर एज पर इज इनवॉइस पेमेंट पूरी कंप्लीट कर दी। मैं मंथली बेसिस पर अपनी रिटर्न्स फाइल करता हूं, जीएसटीआर 1B और 3B भी। अब 3B तो वैसे सभी मंथली पर करते थे इस स्कीम के आने से पहले। और जो महीना था जिसमें मैंने ये सामान खरीदा, लेट अस से दैट वाज अक्टूबर, डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, सब कुछ पूरा है। जो सामने वाली पार्टी है जिससे मैंने सामान खरीदा, वो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करता है, तो उसका क्वार्टर कब खत्म होगा, उसका क्वार्टर खत्म होगा 31 दिसंबर को। और वो जीएसटीआर 1 कब तक डालेगा अपनी, जनवरी में। हो सकता है उसके बाद में भी डाले, ज्यादातर लोग लेट ही कर देते हैं जीएसटीआर 1। उसका खामियाजा क्या हो रहा था, खामियाजा यह बनकर आ रहा था कि जब मैं अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली सिस्टम वो चीज नहीं दे रहा है 2B में। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने तो अभी अपलोड नहीं करी, या करी तो कब करी, उसने करी जनवरी में जाके।
तो मेरे को क्या करना पड़ता था, एक अननेसेसरी एक्सरसाइज बनकर आ रही थी कि मैं अगर ऐसा सोच के चले मेरा एक ही डीलर है जिससे मैंने माल खरीदा, तब तो चलो मैं प्लस माइनस कैलकुलेट कर लूं। बट इफ आई हैव न्यूमरस डीलर जिनसे मैं बहुत सारा सामान अलग अलग सामान खरीदता हूं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, किस किस का हिसाब रखेंगे? उन सबको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा आप क्वार्टरली, जब क्वार्टरली बेसिस पर आप 3B का ऑप्शन दे रहे हैं, पेमेंट आप मंथली कर रहे हो, तो क्यों ना आपको इतना तो पता चल गया ना कि आपने किस पार्टी को कब कब बिल रेज करे। तो उसके लिए इन्होंने एक स्कीम निकाली जिसका नाम दिया उन्होंने IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ठीक है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इट इज बेसिकली शॉर्टकट टू GSTR1। Taxpayers who opt for filing quarterly returns shall furnish details of outward supplies for the first 2 months of the quarter by using invoice furnishing facility IFF on the GST portal। IFF को मैं दूसरे अगर वर्ड्स में बोलूं तो ये मंथली GSTR1 है और कुछ नहीं। भले ही आप क्वार्टरली उस पर जा रहे हो, आपने हर महीने रियल टाइम बेसिस पर आप इनवॉइसेस को अपलोड करते रहो। उसका सबसे बड़ा फायदा जो ये है कि जो आपकी सामने वाली पार्टी है उसको उसका क्रेडिट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होता रहेगा। Now the details of outward supplies up to cumulative value of 50 lakhs for each month shall be furnished for each month using IFF between 1st to 13th of the succeeding month। जनवरी की आपने मैक्सिमम रियल टाइम करो, लेकिन 13 तारीख से पहले कर दोगे तो वो 13 तारीख के बाद में प्रोसेस होकर अगले बंदे की 2B में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सिर्फ यहां पर इस समझ के लिए एलिजिबल क्लास है 5 करोड़ से नीचे वाले, लेकिन अगर आपके मंथली पेमेंट, जो मंथली बिल आपने किसी को लेटर से 50 लाख रुपए से ऊपर रेज कर दिया है, तो तब आप उसको यहां पर नहीं डाल पाओगे, वो आप GSTR1 में ही डाल पाओगे जो उस क्वार्टर के लिए डालोगे। The invoices whose details have been furnished in the IFF shall not be furnished in GSTR1 for the quarter। तो जो मैंने क्या कहा था अभी कि IFF आपकी मंथली वाली एक ही चीज है, तो जो आप ऑलरेडी पहले डाल चुके हो वो अब आपको दोबारा फाइनल GSTR1 में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The due date of filing GSTR1 monthly 11th of the succeeding month, notification 83/2020 dated 10/11/2020। तो GSTR1 आपको 11 तारीख तक डालनी है। IFF अगर आप यूज कर रहे हो तो आप 13 तारीख तक इसका फायदा ले सकते हो। Now, detail of outward supplies. The due date of GSTR1 by the quarterly filers is 13th of the succeeding month. Details to be furnished. Invoice-wise details of B2B supplies, both interstate and intrastate. Debit and credit note issued during the month for such invoices issued previously। और आप GSTR1 में क्या क्या दोगे? आप इनवॉइस वाइज डिटेल दोगे, B2B यानी कि जो आपने रजिस्टर्ड जो GST पार्टीज है उनको आपने अपनी बिल दिए हैं। इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ B2C, आप B2C को भी इनवॉइस वाइज दोगे अगर उनकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, यानी कि जिसको हम टिपिकली हाई इनवॉइस वैल्यू कहते हैं। एंड कंसोलिडेटेड डिटेल्स रेट वाइज एंड स्टेट वाइज B2C इनवॉइसेस के लिए जो कि 2.5 लाख रुपए से कम की है। Now detail of inward supplies, new rule 60 of CGST rules with effect from 1 जनवरी। अब 1 जनवरी से नई चीज क्या आई है? The detail for outward supplies furnished by supplier in GSTR1 or using the IFF shall be made available electronically to the concerned registered recipient in Part A of GSTR2A। The detail of invoices furnished by input service distributor in his return forms GSTR6 shall be made available to the the recipient of credit in Part B of GSTR2A। Similarly, जो TDS TCS जो है, ठीक है, आपने जो भी GSTR7 या 8 जो फाइल करी वो आपका Part C of GSTR2A में आना चाहिए। और अगर IGST paid on import of goods or services brought in by the DTA from SEZ Special Economic Zone on a bill of entry shall be made in Part D। तो ये पार्ट बना दिए गए हैं इसके। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो आपका है और रिलेवेंट फाइलिंग कर सामने वाली पार्टी के 2A में क्रेडिट चले जाना चाहिए। And an auto drafted statement containing the detail of input tax credit shall be made available to the registered person in GSTR2B। आज की डेट पर 2B ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि एलिजिबल क्रेडिट किसका क्या बनकर आता है वो आपको 2B से एग्जैक्टली ज्यादा पता चलेगा।
डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, नाउ जीएसटीआर 2B जो है वो क्या क्या कंटेन करती है, डिटेल ऑफ आउटर सप्लाईज फर्निश्ड बाय द सप्लायर, यानी कि सामने वाले पार्टी ने जीएसटी 1 में डाली है अपनी विद इन द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी में ना ये एक चेन है। मैंने किसी से सामान खरीदा, ठीक है, जब तक वो अपनी जीएसटीआर 1 टाइमली फाइल नहीं करेगा मेरे को उसका टाइमली इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टू अवॉइड अननेसेसरी लिटिगेशन व्हाट इज एडवाइजेबल है कि सब लोग अपनी अपनी अगर जीएसटीआर 1 टाइमली फाइल करते हुए चलेंगे तो सामने वाली जो पार्टी है उसको क्रेडिट मिलेगा, कपल्ड विद नेसेसरी टैक्स पेमेंट एंड फाइलिंग ऑफ 3B। क्योंकि अब सिंपल सी आप समझिए, अब ये वाले दिन भी खत्म हो गए कि जीएसटीआर 1 पहले क्या करते थे लोग, जीएसटीआर 1 डालते रहते थे, ठीक है, 3B कहते थे जब पैसे आएंगे तब जमा करेंगे, बट दैट स्कीम इज लाइक गॉन विद, अगर आप नहीं करेंगे आपको क्रेडिट रिवोक हो जाएगा, पास ऑन नहीं होगा। डिटेल ऑफ सप्लाईज फर्निश्ड इन जीएसटीआर 6 बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इनवॉइसेस अपलोड इन आईएफएफ, नो आईएफएफ वही चीज है, आईएफएफ हो चाहे जीएसटीआर 1 हो कहीं पर भी अपलोड होगी। शॉर्ट में समझिए, आईएफएफ जीएसटीआर का मंथली है जो कि फर्स्ट और सेकंड मंथ में करोगे, फाइनली आपको जीएसटीआर 1 करनी है। अगर कोई इनवॉइस आपकी आईएफएफ में छूट गई है तो आप जीएसटीआर 1 में कवर करेंगे, और अगर कोई भी इनवॉइस आपकी 50 लाख रुपए से ऊपर की है मंथली, राइट, इट कैन नॉट, आईएफएफ क्या है वो 50 लाख रुपए से ऊपर की इनवॉइस आईएफएफ फॉर्म में नहीं लेगा, तो वो भी आप जीएसटीआर 1 में डाल सकते हैं। डिटेल्स ऑफ integrated tax paid on import of goods or services procured from SEZ or SEZ developer. Such auto-drafted statement will be available to the registered person as follows. For the first and second month of the quarter, the day after the due date of furnishing outward supplies and IFF by quarterly filers, or the due date of furnishing GSTR 1 by monthly filers, whichever is later. For the third month, the day after the due date of furnishing GSTR 1 by quarterly filers। तो वो ऑटो पॉपुलेटेड जिसको हम कहते हैं ना, ऑटो पॉपुलेटेड, वो स्टेटमेंट आपकी इस तरीके से प्रोसेस होगी। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अगर हम देखें बड़ी सिंपल सी है, कौन कौन सी डेट किस तरीके से चलेगी, देखिए, टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, जिनका की टर्न ओवर, ठीक है, एग्रीगेट इज ओवर 5 करोड़, तो वो जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे 11 तारीख फॉलोइंग मंथ से पहले पहले। आईएफएफ उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि आईएफएफ सिर्फ उनके लिए जो कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में है, इनके लिए पेमेंट 06 भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट मंथ के लिए, सेकंड मंथ के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, और जीएसटीआर 3 भी ये लोग मंथली बेसिस पर ही करेंगे। ये स्कीम वो है जो कि एग्जिस्टिंग स्कीम है, यानी कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है वो इनएलिजिबल है, करेक्ट, जो कंपोजिट में थे वो इनएलिजिबल है, या वो जिन्होंने इस स्कीम के लिए ऑप्ट ही नहीं करा क्यूएमआरपी के लिए, उन लोगों के लिए। सेकंड आता है टैक्स पेयर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर क्यूएमआरपी स्कीम, तो उनको जीएसटीआर 1 जो है वो 13th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर करनी है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी उनके लिए है और वो फर्स्ट टू 13th डे इन मंथ 1 एंड मंथ 2 में करेंगे। पेमेंट 06 M1 के लिए 25 ऑफ द फॉलोइंग मंथ, सिमिलरली M2 के लिए भी 25 ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और 3B के लिए 22nd और 24th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, जो हमने इससे पहली वाली स्लाइड में देखे थे। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं, सिंपल सा समझते हैं इस चीज के लिए, चाहे फिक्स्ड सम हो चाहे आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड हो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%, ठीक है। अगर आप फिक्स सम पे हो तो आपको हर महीने कितना कितना देना है, यू हैव टू पे 35% ऑफ द कैश अमाउंट पेड इन कैश इन द प्रीवियस मंथ या प्रीवियस क्वार्टर, और अगर मंथली बेसिस पर जो था लास्ट क्वार्टर की फाइल हुई थी तो 100%। अब अगर आप उतना उतना पैसा जमा नहीं करते, ठीक, तो जिस मंथ में जितना आपने डिफॉल्ट करा है उतने मंथ का या डेज का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आप ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम में जा रहे हो तो वो भी बिल्कुल वैसी काम करेगा, जितना पेमेंट आपका एक्चुअल बनता था और जितना आपने शॉर्ट पे करा है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कब तक इंटरेस्ट? तब तक लगेगा जब तक कि ड्यू आपने उसको पे नहीं कर दिया। लेट फीस अंडर क्यूएमआरपी, फिर से देखिए याद रहे, लेट फीस क्यूआरएमपी में फाइलिंग की जो है वो क्वार्टर से स्टार्ट होगी,
मंथली में अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हैं मंथली में, वैसा पे करने के लिए सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे या फिक्स्ड बेसिस पे, तो उसके लिए आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। ये एक और नोटिफिकेशन निकाली है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन लाइक सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 इसी स्कीम के अंतर्गत जो चेंज करा है, लेट अस जस्ट कम टू दी दिस थिंग पर्टिकुलर अमेंडमेंट। दिस इज द लास्ट अमेंडमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर क्यूएमआरपी। पुरानी स्कीम कहती थी कि रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि टैक्स पे करता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, यानी कि सेक्शन 10 हो गया आपका कॉम्पोजिट, shall furnish in such form and manner a return electronically of the turnover in the state or UT inward supplies or goods or services paid within 18 days after the end of such quarter। ये पुरानी स्कीम थी। अब ये इंप्लीमेंट इसको कर कर मर्ज जब करा तो ये बन गया कि a registered person paying tax under the provision section 10 यानी कि composite shall for each financial year or part thereof furnish a return electronically of turnover in the state of UT inward supplies of goods or services tax payable paid and such other particulars in a form as may be prescribed। तो उन्होंने कहा जो इसके अब आगे चल के जो प्रेस्क्राइब्ड करेंगे अंडर दिस वी विल रेलेवेंटली टेक पार्ट टू दैट। थैंक यू सो मच।